हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है और जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। विकास की अवस्थाओं को समझेंगे, जो विकास के सिद्धांत हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाइलिंगुअल चलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हिंदी में भी लिख लेते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। अब अगर हम बात करें तो वृद्धि क्या है, विकास का ही एक हिस्सा है। और जैसे कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो हम शारीरिक और मानसिक पक्ष में हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, चाहे वो वूम्ब में हो या किसी भी जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है उसमें भी हम लगातार विकसित होते रहते हैं अलग अलग पक्ष में। और फिर चाहे वो कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में हम लगातार विकसित होते रहते हैं और जो कि विकास कहलाता है। जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष में हो चाहे वो मानसिक पक्ष में हो, तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। रैंडमली जो चेंजेस आए हुए होते हैं, बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसके द्वारा जो चेंजेस आते हैं उसको हम विकास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब जो विकास है हमारा वो क्या है, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास लगातार चलता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलता है। ये वूम टू टूम जाता है, यानी जन्म से कब्र तक जाएगा। यहाँ धर्म की बात नहीं है, पर जीवन जब से हमारा शुरू होता है, यानी माता के गर्भ से शुरू होता है, तब से लेकर मृत्यु तक क्या होगा, विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, यानी प्रगतिशील प्रक्रिया है। और मतलब एक सतत चलेगी ये प्रक्रिया, रुकेगी नहीं जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं तो वो भी हम विकास में रखेंगे। निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं विकास में। ठीक, इतना हमने समझा। अब हम देखते हैं कि विकास है क्या। तो अब हमने विकास को तो जान ही लिया था कि क्या है विकास, ये क्लास में पढ़ने वाला विकास नहीं है, ठीक है। तो विकास क्या है, विकास है, अगर हम विकास की डेफिनेशन की बात करें, ठीक, तो इसमें कई तरीके के चेंजेस आते हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष में हो चाहे वो मानसिक पक्ष में हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष में हो, नैतिक पक्ष में हो, सामवेगिक रूप से हो। जितने भी परिवर्तन व्यावहारिक पक्ष में हो, जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सब हमारे विकास के अंतर्गत आएंगे। यानी जो मात्रात्मक परिवर्तन है और जो गुणात्मक परिवर्तन है, यानी जो मानसिक स्तर की जो हमारी क्रियाओं में बदलाव आ रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। चाहे वो गुणात्मक परिवर्तन हो चाहे वो मात्रात्मक परिवर्तन हो। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली या सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। ठीक है, इतना हमने समझा। अब हम बात करेंगे विकास के कुछ मुख्य 4 प्रकार हैं। अब हम उनकी बात करेंगे और बारी बारी से उनको समझेंगे। डेवलपमेंट की यानी हम विकास की बात कर रहे हैं।
ठीक, तो विकास के 4 पक्ष हैं ऐसे। ठीक, तो पहला हमारा पक्ष है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक, दूसरा हमारा जो विकास है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर हमारा तीसरा आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास आता है हमारा। फिर अगर हम अगला बात करेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात आ जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, तो अगर हम हिंदी में बात करें तो पहला हमारा है शारीरिक विकास, दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा हमारा है सामाजिक विकास, चौथा है हमारा इमोशनल यानी सांवेगिक विकास की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब इसको हम समझेंगे, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमारा वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो अभी हम बाद में वृद्धि को भी समझेंगे, पहले हम डेवलपमेंट के कुछ मुख्य 4 प्रकार हैं उनको समझ। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो उसको थोड़ा हम ऊपर बढ़ा के लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, क्या है, अब हम समझ रहे हैं। ठीक, तो इसके हमने 4 प्रकार बताए, कौन से? पहला क्या था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा हमारा क्या था दूसरा हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो बात आता है सोशल डेवलपमेंट। फिर अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है इमोशनल। ये सारे क्या है हमारे डेवलपमेंट के टाइप हैं। ठीक, तो ये अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको कहते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? जब हम शारीरिक रूप से विकसित होते हैं तो उसको हमने शारीरिक विकास कह दिया है। इसके अंदर एक मुख्य पॉइंट हम समझते हैं, यानी गतिक विकास जो है उसको हम समझते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है गतिक विकास, जो कि 2 प्रकार का होता है। शारीरिक रूप से हम जिस भी तरह परिवर्तित होते हैं, भार में हो या लंबाई में हो, उसको हम शारीरिक विकास कह देते हैं। अब इसमें एक मेन टॉपिक है, ठीक है, तो उसको हमने कह दिया है गतिक विकास, यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत गतिक विकास आ जाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है। स्थूल गतिक कौशल होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, फिजिकल के अंदर हमारा आता है गतिक विकास, और गतिक विकास कैसे होते हैं? स्थूल गतिक कौशल होता है और सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। तो स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? जब हम अपनी फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स का या फिर बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे जंपिंग हो गया, जंप करना हो गया या दौड़ना हो गया, वो काहे में आएगा? स्थूल गतिक कौशल में आएगा। जब हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं भागने में, दौड़ने में, उछलने में, तो हमारा आ जाता है स्थूल गतिक कौशल का विकास हुआ होता है। और अगर हम सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करेंगे तो जब हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं, यानी अपनी छोटी छोटी मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे लिखने में एक सूक्ष्म गतिक कौशल की आवश्यकता होती है, सुई में धागा डालने के लिए सूक्ष्म गतिक कौशल की आवश्यकता होती है, या आईलाइनर या काजल लगाने के लिए भी सूक्ष्म गतिक कौशल की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना हमने समझा। अब हम बात करते हैं कॉग्निशन की, यानी
संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनने लगते हैं, यानी संप्रत्तियों का निर्माण होता है। मेमोरी की बात करें तो स्मृति आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करें, मतलब ईटीसी रीजनिंग की बात करें तो वो थिंकिंग आ जाएगी इसी में, ठीक है। थिंकिंग है, रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो क्या मतलब मानसिक रूप से हम जिस भी पक्ष में विकसित हो रहे हैं उसको हमने संज्ञानात्मक विकास कह दिया है। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, यानी सामाजिक विकास की बात करेंगे तो इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा, यानी मोरल डेवलपमेंट आएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नैतिक विकास कहते हैं, जिसको हम नैतिक विकास कहते हैं। हम समाज में रहेंगे तो कुछ नियम कानून होंगे, सभ्यताएं होंगी, अगर जिससे हम समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाएंगे, समाज में रहकर सीखेंगे। हम पहले ही जान चुके हैं हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उसके थ्रू जो मनुष्य है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा। जब हम अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें उसमें कई प्रकार की नैतिकता को भी अपनाना पड़ेगा और तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे अपनी सोसाइटी, अपने समाज में। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम संवेगों की बात करते हैं। संवेगों के ऊपर स्थिरता बहुत आवश्यकता है कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है, कब रोना है, कब हंसना है, तो ये हमारा सांवेगिक विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे वृद्धि की, कि वृद्धि क्या है। इतना हमने विकास का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम वृद्धि की बात करते हैं कि वृद्धि क्या है, ठीक है। अभी तक हमने डेवलपमेंट यानी विकास को समझा, अब हम समझेंगे कि वृद्धि क्या है, ठीक। विकास एक बड़ा डोमेन है, मतलब विकास एक बड़ा डोमेन है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, ग्रोथ आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी, और भी कई सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। जितने भी तरीके के विकास अभी थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, वो सब इसमें आ जाएंगे, विकास के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो विकास के अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि जो है वो इसका एक हिस्सा है, जो कि शारीरिक पक्ष से संबंधित है, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट से क्या है, संबंधित है। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, और विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, और वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। और ये शारीरिक विकास से संबंधित है। इतनी हमने वृद्धि की परिभाषा को देखा। जैसे वृद्धि क्या है, जो मात्रात्मक हमारे परिवर्तन आते हैं, मात्रात्मक रूप से हम विकसित होते हैं, मात्रात्मक रूप से हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं जिसको, मात्रात्मक रूप से हम जब विकसित होते हैं, जैसे लंबाई हो गया, जिसे हम माप सकें, ठीक है, जिसे हम माप सकें, वो क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई। हम भार को नाप सकते हैं, तो क्या ईटीसी, मतलब और भी कई सारी चीजें जिसे हम माप सकते हैं शारीरिक रूप से, वो क्या हो गया, हमारी वृद्धि हो गई, ठीक है। और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और जो हमारा विकास है वो वूम टू टूम, यानी जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो वूम टू टूम चलेगा, वूम टू टूम चलेगा, यानी जन्म से कब्र तक चलेगा, मृत्यु तक चलेगा। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। अभी हमने इतना पढ़ा, चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि, दूसरी तरफ लिखते हैं हम डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक। अभी हमने देखा कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक जो भी हमारे अंदर
यानी क्वांटिटेटिव जो भी परिवर्तन आते हैं वो क्या है, वो वृद्धि का हिस्सा है। जैसे लंबाई है, भार है, तो हम क्या करेंगे, उसको नाप सकते हैं किसी इकाई में, तो हम क्या है, मात्रात्मक जो परिवर्तन आते हैं, अंतर आएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मात्रात्मक जो हमारे परिवर्तन आते हैं जिनको हम किसी इकाई में माप सकते हैं, इकाई में माप सकते हैं, वो क्या है, वृद्धि है। ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। अब जो डेवलपमेंट क्या है, तो ये गुणात्मक, जो डेवलपमेंट है यानी विकास है, वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्योंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, जो हमारा ग्रोथ है यानी जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। तो चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, व्यवहारिक विकास हो, जितने भी विकास है वो सब आएंगे। तो जो मानसिक विकास है यानी गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की बात करता है कौन, डेवलपमेंट। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही विकास कायम आ जाते हैं, डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब हम बात करें दूसरे की, यानी वृद्धि में दूसरे पॉइंट की बात करें तो वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। हम किसी इकाई में माप सकते हैं। अभी हमने कहा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन हम डेवलपमेंट का अवलोकन नहीं कर सकते कि हमारी जो समझ है वो आज से के मुकाबले कल अच्छी हो गई, तो उसको हम कैसे मापेंगे। मापना ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को यानी विकास को मापा नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, लेकिन उसे मापना बहुत ज्यादा कठिन है। यानी विकास का अवलोकन करना कठिन है। ठीक। तीसरा हमने देखा कि वृद्धि क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है, मतलब रुक जाती है एक समय के बाद। लेकिन जो हमारा विकास है वो क्या होगा, जीवन पर्यंत चलेगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। तो जो वृद्धि है वो क्या है, वो शारीरिक रूप से जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, तो ये शारीरिक विकास से संबंधित है। और ये सभी विकास, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, अभी हमने पढ़ा था, ये सभी जितने भी पक्ष हैं उन सभी को हम काहे में रखेंगे, विकास में रखेंगे। और जो शारीरिक, खाली जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम वृद्धि में रखेंगे। वृद्धि जो है वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। यानी अब हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने अंतर देखा कि जो मात्रात्मक जो परिवर्तन आते हैं वृद्धि में आते हैं, कि हम माप सकते हैं एक इकाई में वृद्धि को, ठीक है। जैसे लंबाई को, भार को हम माप सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, वो शारीरिक जो हमारे बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और जो मानसिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे हैं या विकास हो रहा है जिनका, उनको भी हम विकास के अंतर्गत ही रखते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। फिर जो वृद्धि है उसको मापा जा सकता है, अभी हमने देखा, लेकिन जो विकास है उसका अवलोकन करना, बुद्धि का परीक्षण करना हालांकि किया जा सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया काफी कठिन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक समय के बाद हमारी ग्रोथ होनी रुक जाती है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है यानी जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलेगा। और जो हमारी ग्रोथ है वो फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा सभी पक्षों से संबंधित है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो या इमोशनल हो। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम विकास की अवस्थाओं को समझने से पहले ये समझेंगे कि अधिगम का विकास से संबंध समझेंगे, कि अधिगम का विकास से क्या संबंध है, अधिगम और विकास में संबंध समझेंगे। अधिगम
और विकास में ठीक। जो लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की, और हमें क्या होता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब क्या होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, हम जब एफर्ट्स डालते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, तब लर्निंग होती है। और जो विकास है उसमें दो पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारी मैच्योरिटी हो गई, यानी हमारी परिपक्वता हो गई, दूसरी हमारी लर्निंग हो गई यानी अधिगम हो गया। दोनों ही विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लर्निंग में भले ही एफर्ट्स और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन जब हम अधिगम का प्रयोग करते हैं, जब हमारा अधिगम होता है, जब हम सीख रहे होते हैं, तब भी हमारा विकास हो रहा होता है। और परिपक्वता का मतलब उसमें भी लगातार जब हम विकसित हो रहे होते हैं तो हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे होते हैं। परिपक्वता क्या है, जो हमें हेरिडिटी से कुछ गुण मिले होते हैं, वो समय के साथ अनफोल्ड होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, उसको हमने मैच्योरिटी कह दिया। ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो गैसल ने दिया है, वो हम, अगर आप लोगों ने वो थ्योरीज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में है, कृपया उन वीडियोस को भी आप सर्च करके देखें, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो किसने बात की मैच्योरिटी की सबसे पहले, तो अर्नोल्ड गैसल ने की थी। गैसल ही मैच्योरिटी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारी स्टेजेस है यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में अब हम कुछ देख लेते हैं। ठीक, तो विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। वैसे तो जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें हम एडोलेसेंस तक ही पढ़ते हैं और बाल विकास में भी जो हमारी किशोरावस्था है वहीं तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग वृद्धावस्था तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूपी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली हमारी जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये गर्भ धारण से, जब से माता गर्भ धारण करती है तब से बर्थ तक यानी जन्म तक की ये प्रक्रिया है, यानी कॉन्सेप्शन टू बर्थ। ठीक है, उसके बाद हमारी इसके भी 3 भाग हैं। बीजावस्था है, पहली है, ये दूसरे पेंसिल, पहली क्या है, बीजावस्था। दूसरी हमारी क्या है, भ्रूणावस्था। और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक, उसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी, वो है शैशवावस्था। ये होती है हमारी 0 to 2 ईयर। ये जो इनकी एज जो हमें बताई गई है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि गर्भधारण से जन्म तक, और शैशवावस्था से तो बहुत ज्यादा, जब जन्म हो जाता है तब से ये जरूर याद रखिएगा कि शैशवावस्था का काल कब से कब तक का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक हमारी होती है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक,
और दूसरी हमारी होती है उत्तर बाल्यावस्था। फिर आती है हमारी किशोरावस्था। अब किशोरावस्था को भी दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी होती है 3 से 6 वर्ष और ये हमारी होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक। अब हम आते हैं किशोरावस्था पे। तो किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये 12 से 18 साल की होती है। और किशोरावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। जैसे जो स्टैनली हॉल है वो इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहती हैं। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है और ये सबसे अच्छा काल माना जाता है विकास का, ठीक है। अब 5वीं हमारी स्टेज आती है वयस्कावस्था। ये चलती है 19 to 65। और फिर आती है हमारी वृद्धावस्था, जो चलती है 65 एबव। ये कुल क्या है? विकास की अवस्थाएं हैं कि बालक या जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले वो माता के गर्भ में आता है, तो वो किस तरीके से विकसित होता है। कई सारी अवस्थाएं इसमें भी दे रखी है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाए। तो क्या है? ये प्रसव पूर्ण अवस्था है, ठीक है, यानी जब माता गर्भ धारण करती है तब से जन्म तक की अवस्था। अब बीजावस्था, तो ये जो अवस्था है, अगर हम सबसे पहले अवस्था की बात करें बीजावस्था की, तो ये अवस्था क्या है? ये गर्भ धारण से 2 सप्ताह की अवस्था है। ये जो हमारी बीजावस्था है ये गर्भधारण से 2 सप्ताह की अवस्था है। इसमें शिशु का आकार कैसा? अंडाकार होता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लगभग 10 दिन के बाद वो माता से क्या आहार लेना शुरू करता है। उसके बाद हम भ्रूणावस्था की अगर हम बात करें तो भ्रूणावस्था में क्या, ये 2 सप्ताह से लगभग 7 सप्ताह की अवस्था होती है जो भ्रूणावस्था है। इसमें बालक के अलग अलग अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो भ्रूणावस्था है। अब हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था की बात करें, इसमें जो अंग भ्रूणावस्था में विकसित नहीं हो पाते हैं वो अंग गर्भावस्था में यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था में विकसित होने लग जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं, शिशुअवस्था कह रहे हैं। ये क्या है? ये जन्म से बर्थ तक की है, मतलब जब जन्म हो जाता है बच्चे का उसके बाद की ये अवस्था है, यानी शैशवावस्था। इसमें क्या होगा? बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा। 5 जो है संवेदी क्रियाओं के द्वारा वो महसूस करता है और अपने आसपास के वातावरण को देखता है। अब वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? पहला है हमारा देखना, दूसरा है हमारा सुनना, तीसरा है हमारा स्मेल करना, चौथा है हमारा टेस्ट करना और 5वां है हमारा टच करना, ठीक है। तो ये क्या है? 5 सेंसेस हैं जिसके थ्रू बच्चा क्या करेगा? अपने आसपास के वातावरण को देखेगा। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड है, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है बच्चे के लिए, ठीक है। इसमें वो गतिक क्रियाएं करेगा, इधर उधर उछलेगा, कूदेगा और इसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छे से होता है। जो बच्चा होता है वो फिजिकली बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो क्रियाएं करता है बच्चे में गतिक विकास जो है वो हो रहा होता है, तो इस पे बच्चे पे ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है। जो 0 to 2 ईयर की अवस्था है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है और इसमें फिजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे, यानी पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, तो इसको हमने खिलौना आयु भी कह दिया है, ठीक है। खिलौना आयु भी कहा जाता है और इसको हम इमिटेटिव एज कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा? अनुकरण द्वारा सीखेगा, लोगों की नकल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जो लेव वाइगात्स्की हैं वो भी यही कहते हैं कि बच्चा जो है समाज और संस्कृति से सीखेगा। तो बच्चा जैसा ही अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखेगा उसी प्रकार वो बिहेव करेगा, नकल करना शुरू करेगा। और ये जो पूर्व बाल्यावस्था है वो भी एक सेंसिटिव पीरियड ही कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो बहुत
बहुत तेजी से होते हैं, चाहे वो हम भाषा का विकास कहें या शारीरिक विकास कहें। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास अगर कहीं तेज होगा तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है पूर्व बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास हो या भाषा का विकास हो, सबसे ज़्यादा सबसे तेज होता है किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में सबसे तेज ये विकास होगा। और फिजिकली तो ये डेवलप होगा ही होगा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड थे, उनके थ्रू क्या होता है, ओडिपस जो ग्रंथि होती है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा ठीक है, ओडिपस ग्रंथि बॉयज में यानी लड़कों में ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है, विकसित होती है, और जो लड़कियां होती हैं उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि आ जाती है, जिसमें जो बालक को यानी जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं, या इसको हम कह देते हैं स्कूल एज भी कहते हैं इसको, ये जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, तो अभी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उत्तर बाल्यावस्था क्या है, इसको हम गैंग एज कहते हैं, गैंग एज कहेंगे इसको हम। ठीक है, जो इस एक जो सिगमंड वो है, क्या नाम उनका, एरिक एरिक्सन है, उन्होंने इसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी भी कहा है। सिगमंड फ्रायड ने उत्तर बाल्यावस्था को लेटेंसी स्टेज कहा है। और ये क्या है, इसमें जो शारीरिक विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर स्वाइप करेगा किसमें, किशोरावस्था में। किशोरावस्था का बालक बहुत जल्दी विकसित हो जाता है, और शैशवावस्था का भी। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, लेटेंसी स्टेज कहा है। और ये इसमें जो है वो अपनी लॉन्ग टाइम मतलब रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप तो नहीं कहेंगे, जो फ्रेंडशिप है वो बनाने लगता है, और लॉन्ग टर्म्स जो है, लॉन्ग टर्म्स जो फ्रेंडशिप है उसको बनाने लगता है। उसे ऐसा लगता है ये मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी उसे ऐसा लगने लगता है जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी बच्चे को इसमें ये गलत फहमी हो जाती है कि वो क्या है, बड़ा हो गया है। वो कहने लगेगा, जो 6 से 12 साल का बच्चा है उसे खुद ही काम करने में मजा आने लगेगा कि अरे मैं तो ये कर लूंगा, मैं बाहर जा लूंगा। तो ये उसे खुद काम करने में उसे ऐसा लगता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है, और इसमें गतिक विकास भी होता है किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। अब हम किशोरावस्था की बात करेंगे, तो किशोरावस्था को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, या गोल्डन पीरियड कहा जाता है, या स्प्रिंग पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जो स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल है, उन्होंने क्या कहा है, जो किशोरावस्था है वो क्या है तनाव एवं तूफान की अवस्था है। मतलब बच्चा अपनी आइडेंटिटी को क्या नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो एरिक एरिक्सन है वो किशोरावस्था को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में रखते हैं, इनकी जो 5th स्टेज है एरिक एरिक्सन की। और स्टैनले हॉल कहते हैं ये तनाव और तूफान की अवस्था है कि बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता है कि वो छोटा है या बड़ा है, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, तराशता है, खोजता है। ठीक है, तो जो किशोरावस्था है वो हमारा गोल्डन पीरियड है, या स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग सीजन या स्प्रिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, जो हमारा किशोरावस्था है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, जो किशोर होगा, जो हमारा किशोर है, ये बिगाड़ देते हैं कि जो हमारा किशोर होता है, किशोर या किशोरी जो भी है, तो उसमें क्या होगी, लीडरशिप स्किल आ जाएंगी, स्किल डेवलप होंगी। ठीक है, किसी भी चीज में मॉनिटर बने, लेक ऑफ
कहते नहीं इमोशन के प्रति उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो जो किशोरावस्था है, यहाँ समझते हैं कि जो किशोरावस्था है वो काम करती है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड और वयस्कावस्था, ठीक है। वयस्कावस्था यानी बाल्यावस्था और वयस्कावस्था में ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है क्या, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था क्या काम करेगी, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था में एक ब्रिज का काम करेगी। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे किशोरावस्था को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहेंगे या स्प्रिंग पीरियड कहेंगे या स्टेनले हॉल है, उन्होंने क्या कहा है, जो किशोरावस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ये 12 से 18 साल पे होती है। और क्या होता है इसमें, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी और इसमें इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं होंगे। और ये क्या बाल्यावस्था और वयस्कावस्था में क्या काम करती है, ब्रिज का काम करती है। अब वयस्कावस्था में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो मानव है वो क्या करता है, रिलेशनशिप्स फाइंड करने लगता है, फैमिली को वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगता है और इसी प्रकार क्या करता है, पेरेंटिंग इसी में आ जाएगा कि फैमिली उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जिसकी केयर करेगा, ठीक है। पेरेंटिंग इसी में आ जाती है वयस्कावस्था में। अब वृद्धावस्था में क्या है, वृद्धावस्था में जो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन वो कहते हैं कि जो वृद्धावस्था में जो मानव होगा वो अपनी होल लाइफ को देखेगा और क्या करेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के हमारे संकट होते हैं पहचान के, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है। पहचान के संकट होते हैं, मतलब हर अवस्था में जो बालक है या फिर जो मानव है वो सकारात्मक और नकारात्मक रूप से विकसित करता है। अगर वो सकारात्मक रूप से विकसित हुआ वृद्धावस्था में तो वो एक अपनी पूरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर पाया तो वो आराम से अपना पूरी लाइफ को देख सकता है कि उसने क्या क्या अच्छा किया है, तो वो उसकी जो पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा निखर के आएगा, तो वो एक अच्छा बुढ़ा बनेगा। और नहीं तो अगर नकारात्मक रूप से हो गया तो वो चिड़चिड़ा बुढ़ा टाइप लाइक देखा होगा आप लोगों ने कहीं पे भी, तो वो वैसा बनेगा। तो अब हमने ये क्या समझी है, विकास की कुछ अवस्थाओं को समझा है। अब हम केवल ये देख लेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो में ये जो अवस्थाएं हैं वो समझ में नहीं आई हो तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। आज की वीडियो में कई बार फ़ोन गिरा, बट हो जाता है, कोई बात नहीं। विकास को प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों की बात करें, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब जैसे हमने यूरी ब्रोनफेन ब्रनर की थ्योरी पढ़ी थी, तो उन्होंने मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दी थी। वो तो हालांकि सभी में होता है, लेकिन उन्होंने वातावरण के अंतर्गत 5 कारकों को बताया था, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। उन्होंने अलग अलग कारकों में बताया था कि किस तरीके से बच्चे को खाली माता पिता या घर का वातावरण ही प्रभावित नहीं करता, और भी कई सारे ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो विकास है उसको भी कई सारे कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो कारक है, देख लेते हैं। पहला है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक। दूसरा है हमारा सोशल नेचर, यानी सामाजिक जो प्रकृति है, ठीक। उसके बाद है इमोशनल फैक्टर,
उसके बाद हमारी आती है इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्योंकि हमें हेरिडिटी से मिलती है और हेरिडिटी हमारी क्या है, स्टैटिक है, मतलब वो स्थिर है, उसे बदला नहीं जा सकता। कि जो भी गुण हमें अपने माता पिता से मिले हैं हेरिडिटी से, आप अपनी आंखों का रंग चेंज नहीं कर सकते जब तक उसमें लेंसेज का यूज नहीं करते, या फिर हम अपने बालों का रंग चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उसमें डाई वगैरह का यूज नहीं करते। तो जो हमारी हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है, मतलब स्थिर होती है, पर हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। ठीक, तो इन्होंने बताया मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जब हमारा विकास यानी डेवलपमेंट हो रहा है तो हेरिडिटरी फैक्टर्स, कैसे गुण आपको माता पिता से मिल रहे हैं, माता पिता को कोई बीमारी है या कोई भी जो भी गुण गोरे काले का भी होता है कि, तो वो क्या है, प्रभावित करेंगे हमें। जो आनुवंशिकता से जो हमें गुण मिले हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। या हेरिडिटरी फैक्टर में अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता में जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, यदि नहीं मिला तो कई पक्षों में बालक का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार भी विकास को ये प्रभावित करता है। अगर हम सोशल नेचर की बात करें तो जो हमारे आसपास का वातावरण है, यानी जो हमारी सामाजिक प्रकृति है, किस तरीके के लोग वातावरण में, आपका आसपास का वातावरण क्या कह रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वो भी क्या है, विकास को प्रभावित करता है। फिर अगर हम बात करें इमोशनल फैक्टर्स की, आपके संवेगों की बात हो रही है कि सांवेगिक रूप से या आपसे कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा या बुरा, तो वो भी विकास को प्रभावित करता है। इंटेलिजेंस क्या है, हमारी बुद्धि जो है वो हमारी हेरिडिटरी फैक्टर से संबंधित है कि अच्छी बुद्धि या बुरी बुद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो हमें अपने माता पिता द्वारा ही मिलती है कि किस प्रकार की बुद्धि होगी। अब हम बायोलॉजिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर की बात करेंगे। जैविक रूप से जो पक्ष हैं उनकी बात की गई है इसमें, ठीक है। तो इतने क्या थे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। और कुल मिला के जो जितने भी कारक हैं वो हमें सकारात्मक और नकारात्मक रूप से दोनों तरीकों से प्रभावित करते हैं। सभी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो कुल मिला के क्या मतलब हर चीज क्या करेगी, विकास को प्रभावित करेगी हर चीज, ठीक। लेकिन अब जरूरी नहीं है, जो गरीबी है, जैसे गरीबी है तो गरीबी में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, अगर हाँ रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम, गरीब परिवार में रहकर भी हम अच्छा सीख सकते हैं। और कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स की अगर हम बात कर लें यहीं पे, कि माता के गर्भ में शिशु को अच्छा पोषण मिलना चाहिए, जो हमारी नेशनैलिटी है, ठीक है, हमारी राष्ट्रीयता है, वो भी हमें प्रभावित करेगी, जो हमारी संस्कृति है वो हमें प्रभावित करेगी, ठीक है, और जो हमारा धर्म है वो प्रभावित करेगा, कास्ट हमें यानी जाति हमें प्रभावित करेगी, जो हमारा सेक्स है वो हमें प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, विकास को प्रभावित करती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम डिस्कस करने वाले हैं विकास के सिद्धांत को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।